पहला प्रश्न, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2f1 पर। क्या पूछा है, किसी बिंब का यानी कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, जिसको 2f1 कहा जाता है। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। क्लियर है ना। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है। यानी कि वस्तु को कहां पर रखेंगे अवतल दर्पण में कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं कहां पर रखना होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसमें लिखा हुआ है पी तथा एफ के बीच, इसका मतलब पोल तथा फोकस के बीच में, यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच में। क्लियर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। इसमें क्या पूछा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वेरी सिंपल प्रश्न है, मुख्य अक्ष कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, दाढ़ी बनाने में या मोटर गाड़ी के हेडलाइट में या ईएनटी डॉक्टर के द्वारा या सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का यूज होता है। तो दाढ़ी बनाने यानी कि हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण कहां पर है, तो सी ऑप्शन सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न 6 नंबर, आंख के रंगीन भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो रंगीन भाग को कहते हैं आइरिस, परितारिका। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर में पूछा है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु पूछा है। कभी कभी निकट बिंदु पूछा जाता है, तो दूर बिंदु पूछा है तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत। दूर बिंदु अनंत। लेकिन अगर निकट बिंदु पूछा होता तो 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन इसमें क्या पूछा है, दूर बिंदु, तो इसका सही जवाब होगा डी, अनंत। दूर बिंदु अनंत होता है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे 8 नंबर। इसमें क्या पूछा, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। मैं इसको भी पढ़ा चुका हूं, 4 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि सूरज उगने के 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो यही चीज यहां पर पूछा है, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट। याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगला प्रश्न 9 नंबर, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, मेन रूप से, मुख्य रूप से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। 3 होता है, हमेशा के लिए याद रखिए 3। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर। इसमें क्या पूछा है, न्यूमेरिकल प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है जब इससे 110 वोल्ट प्रचालित
करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इससे आपको आई निकालना है, क्योंकि लास्ट में आपको शक्ति निकालना है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई होता है। तो यहाँ पर भी तो दिखाई दे रहा है लेकिन आई नहीं है। आई अगर रहेगा मालूम हो जाएगा तो आप P निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको निकालना होगा आई। तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। जैसे आप इस तरीके से लिखिए वी आई पी, यानी कि वी आई बराबर P होता है। तो आई आप यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा P बटे भी होगा। P बटे भी होगा। P का वैल्यू कितना है, P का मतलब शक्ति, पावर। तो यहाँ पर देखिए ये पावर दिया हुआ है तो 100 रख दिए, और नीचे में भी यानी कि ये वोल्ट दिया हुआ है 220, तो यहाँ पर 220 आप रख दीजिए। ठीक है, इसको आप याद रखिए। ये क्या है, आई है। तो क्या बोला है, जब इसे 110 वोल्ट के प्रचालित करते हैं, यानी कि इसमें 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं, तब उस कंडीशन में आपको शक्ति निकालना है, यानी कि पावर निकालना है। तो पावर बराबर क्या होता है, वी आई। तो यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। आई हम लोग पहले निकाले थे, कितना था, 100 बटे 220। तो यहाँ पर 220, एक जीरो काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 100 को तो हो जाएगा 50, यानी कि 50 वाट। अगर यहाँ पर किलो वाट में रहता तो किलो वाट में आपको बदलना होगा। किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 50 वाट आ गया है आंसर। देख लीजिए सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपको बताना है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा देखिए, सी ऑप्शन भी सही होगा और ए ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि ए ऑप्शन में पावर में 8 था, जो कि मैं मिस्टेक से 18 लिख दिया है ना। तो ये भी आपका सही है। अब इसी को आप यहाँ पर पॉइंट दे देंगे ना, तो पावर में 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ये दोनों हो रहा है। याद रखिएगा, ये दोनों हो रहा है। अगर पूछा जाएगा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर ये दिया हुआ है तो आपको ये सही करना है। ठीक है, लेकिन मतलब कि 2 ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ रहेगा। यहाँ तो मैं मिस्टेक किया हूँ, किसी एक को लिखना चाहिए था। इसी को आप अगर यहाँ पर पॉइंट दे देंगे ना, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे तो इसमें पावर 1 बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर 18 है ना, तो यहाँ पर 19 हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये दोनों एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 12 नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र कहां पर अधिक प्रबल होता है, जैसे अगर चुंबक इस तरीके से गोलाकार है ना, तो उसका केंद्र में यानी कि ध्रुव में ज़्यादा प्रबल होगा। अगर बात करें चुंबक इस तरीके से है, तो इसका ध्रुव कहाँ पर होगा, यानी कि इसका सेंटर ए होगा ना, इसका ध्रुव यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। ठीक है, तो प्रबल कहाँ होगा, ध्रुव में होगा, केंद्र में होगा। ये आपको याद रखना होगा, केंद्र में। चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है कहाँ पर, चुंबक के ध्रुव पर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए। पवन ऊर्जा है ना, तो इसमें क्या बोला है, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी कि पवन ऊर्जा उपयोगी प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। मान के चलिए पवन चक्की लगा दिए, तो हवा का वेग रहेगा, पवन का वेग रहेगा, तभी तो पवन चक्की चलेगा और
ऊर्जा का उत्पादन होगा, है ना। तो उसी तरीके से बोल रहा है उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम वेग कम से कम न्यूनतम वेग क्या होनी चाहिए, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग होना चाहिए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा रहेगा, पवन का वेग अगर ज़्यादा रहेगा तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर तो होना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम, अधिक अगर रहेगा जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रहे तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो होना ही चाहिए, अन्यथा पवन ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा।